इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबी। इतवार 16 अगस्त के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। लेबनानी हुकाम का कहना है कि जनूबी लेबनान में इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह की बदर यूनिट के सीनियर कमांडर की हलाकत का दावा, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो लेबनान पर इसराइल के फिजाई हमलों का मुनासिब जवाब देगा। I was praying and suddenly the strike took place at 4:30 a.m. We asked what happened. We were hearing aircraft in the sky. तुर्क सदर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज की बंदिश किसी के मफाद में नहीं और इसे दोबारा खोलना तरजीह है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने ईरान के उस दावे की तरदीद की है कि उसके 3 पायलट कतर की कैद में हैं, लेकिन ईरान ने 5 माह बाद इस रिहाई का मुतालबा क्यों किया, जानेंगे आज के सैरबीन में। और ये भी कि ईरान में पेट्रोल की किल्लत के बाइस हुकूमत का पंप्स बंद करने या शहरियों को 30 लीटर माहाना कोटा देने का मंसूबा क्या है। اینجا صف پمپ بنزین است. ملاحظه میکنید توی این چند روز که تعطیلات بوده همیشه به همین شکل بوده. हंगरी में पोलैंड से ताल्लुक रखने वाले सयाहों से भरी बस को हादसा, 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। Police said the bus with Hungarian passengers rolled over for unknown reasons at 70 kilometers west of the capital. जानेंगे कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई ताउन से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, और ये भी कि क्या मक्का मुआहिदा मशरक़ वस्ता में अमेरिका के असर को चैलेंज कर सकता है। ऐसा लगता है कि इस खित्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के अलावा और अमेरिका से आगे देख रहे हैं। लाल किले पर कौमी तराने से पहले वंदे मातरम। इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी मिली नगमा वंदे मातरम पूरे गाने पर क्यों जोर दे रही है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि तकरीब में इंडिया का कौमी गीत वंदे मातरम गाया गया, वो भी पूरा और कौमी तराने से पहले। मिली तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में खातून पुलिस कमांडर लैला हुसैनी से। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में लैला हुसैनी 50 ख़वातीन पुलिस एहलकारों की एक टीम की सरबराही करती हैं। वो 5 बच्चों की मां हैं और उन्होंने कई दिहाइयां पुलिस फोर्स में खिदमत अंजाम देते हुए गुजारी। ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की सबसे बड़ी फतह, वज़ीर आज़म तारिक रहमान की टीम को मुबारकबाद। आज बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा दिन जुड़ गया है जिसे शायद कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसकी अपनी धरती पर हराना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने आज वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों ने की थी। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात इसराइली हमलों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद अपने घर छोड़कर महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल हो रही है। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक नब्तिया ज़िला के दीरुल ज़हरानी और अंसार गाँव पर होने वाले हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 11 अफराद हलाक जबकि 19 ज़ख्मी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अंसार गाँव पर एक हमले में 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हुए, जबकि दीरुल ज़हरानी में होने वाली बमबारी से 4 अफराद हलाक और 17 ज़ख्मी हुए हैं। हमलों के बाद जनूबी लेबनान की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक देखी गई, जहां मुतअद्दिद ख़ानदान नब्तिया के इलाके से नकल मकानी करते नजर आए। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के बदर यूनिट के एक सीनियर कमांडर अबू हसन अलाह को हलाक करने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि हिजबुल्लाह के ये कमांडर तंजीम की जानिब से सिक्योरिटी जोन में इसराइली फ़ौज के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई
कार्रवाइयों के जवाब में कार्रवाई के दौरान हलाक हुए। इसराइली फौज का ये भी कहना है कि ये कार्रवाइयाँ हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली फौजियों पर किए गए एक हमले के जवाब में की गईं, जिसमें उसके मुताबिक 3 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने यह भी दावा किया है कि अंसार में कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स का एक कमांडर भी हलाक हुआ है। इसराइली फौज के मुताबिक जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ताहम लेबनान के वजीर आज़म नवाफ सलाम ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अंसार में मारे जाने वाले अफराद फौजी बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं थे और ख़वातीन और बच्चे किसी सूरत फौजी अहदाफ नहीं थे। उन्होंने इसराइली हमलों को इंतहाई ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जनूबी लेबनान में इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। ये हमले जून में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के आगाज़ के बाद जनूबी लेबनान में होने वाली खून रेज़ कार्रवाइयों में शामिल है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इसराइली फ़िज़ाई हमलों का मुनासिब जवाब देगा, जबकि उसने लेबनान और इसराइल के दरमियान अमरीकी सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात को रोकने के मुतालबे को भी दोहराया है। दोनों जानिब के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर सितंबर के आगाज़ में रूम में मुतवक्के है। ताहम हिजबुल्लाह ने इन मुज़ाकरात को ज़िल्लत आमेज़ रास्ता करार देते हुए कहा है कि ये दुश्मन को मुफ्त रियायतें देने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि लेबनान में इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। उन्होंने जनूबी लेबनान में ख़वातीन और बच्चों समेत 11 अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुबैना खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान लेबनान की खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में लेबनानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। I was praying and suddenly the strike took place at 4:30 a.m. We asked what happened. We were hearing aircraft in the sky. तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं और इसे दोबारा खोलना तरजीह होनी चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल पर कशीदगी जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने की बात की थी। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने कहा कि ये बयान मजाक में दिया गया था। ईरान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ माजी में भी ईरान की थी, अब भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। तुर्की के सदर ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे का भी जिक्र किया और कहा कि मुस्तकबिल में मिस्र समेत दीगर ममालिक के भी इस मुआहदे में शामिल होने के इम्कान हैं। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसके 3 जंगी पायलट्स कतर में ज़ेरे हिरासत हैं। ताहम कतर की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने ईरान के इस दावे की तरदीद की है कि उसके 3 पायलट कतर की कैद में हैं। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जारी सिफारती कोशिशों के तनाज़र में वो इस वक्त ऐसे गुमराहकुन बयानात पर बहुत हैरान है। ईरानी हुकाम के मुताबिक मार्च में 2 SU-24 तैयारों के मिशन के बाद 4 पायलट्स लापता हुए थे, जिनमें से एक की लाश ईरान मुंतकिल की जा चुकी है। कतर का कहना है कि उसने पायलटों से राब्ते की कोशिश की, बाद में तलाश और इमदादी कार्रवाई की गई और एक पायलट की लाश भी मिली, जिसे ईरान के हवाले करने की पेशकश की गई। ईरान ने रेड क्रॉस से बाकी 3 पायलटों की सूरत हाल वाज़ेह करने में मदद की अपील की है। दरअसल ईरान में जंगी हालात, पाबंदियों और बढ़ती हुई तलब के बाइस हुकूमत पेट्रोल की तकसीम के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों पर गौर कर रही है। हुकाम के मुताबिक मुल्क में रोज़ाना पेट्रोल की खपत तकरीबन 135 मिलियन लीटर है, जबकि रिफाइनरियाँ 112 मिलियन लीटर और पेट्रोकेमिकल मसनूआत से मज़ीद तकरीबन 9 मिलियन लीटर हासिल होते हैं। हुकूमत का मकसद खपत को दस्तयाब पैदावार के करीब लाना है। हुकूमत की पहली तजवीज़ के तहत कीमत तब्दील किए बगैर रोज़ाना तकरीबन 121 मिलियन लीटर पेट्रोल पंप्स को फराहम किया जाएगा और मिकदार ख़त्म होने पर मज़ीद पेट्रोल नहीं मिलेगा। दूसरी तजवीज़ में हर गाड़ी के लिए मुकर्ररा कोटा होगा, जबकि इजाफी पेट्रोल आज़ाद मार्केट की कीमत पर ख़रीदना पड़ेगा। तीसरी तजवीज़ में कोटा गाड़ी की बजाय हर फर्द को देने की बात की गई है। इस सूरत में हर शहरी को माहाना तकरीबन 30 लीटर पेट्रोल मिल सकता है, जिसे मुंतकिल या मुमकिना तौर पर ख़रीदो फ़रोख्त भी किया जा सकेगा, जबकि रोज़ाना तकरीबन 30 मिलियन
ऑक्सीजन लीटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सियों के लिए मुख्तस होगा। यह तजावीज़ ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब सूबा करमान में ईंधन के नए निज़ाम के निफाज के बाद पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें लगी हैं और अवामी तनकीद भी सामने आई है। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि तीनों में से किसी मंसूबे की अभी तक हतमी मंजूरी नहीं दी गई है। اینجا صف پمپ بنزین است. ملاحظه میکنید توی این چند روز که تعطیلات بوده همیشه به همین شکل بوده. اون صف اونوری که ملاحظه میفرمایید ما میریم تا جلوتر ببینید. हंगरी में पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों से भरी एक बस मोटरवे से फिसलकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 1 बजे पेश आया, जब बस हंगरी के दारुल-हुकूमत बुडापेस्ट को शुमाल मशरकी शहर नेरेग हाजा से मिलाने वाली M3 मोटरवे से उतरकर खाई में जा गिरी। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर शुबा है कि हादसा ड्राइवर के बस चलाने के दौरान सो जाने की वजह से पेश आया। ताहम हादसे के बाद बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक बस में 57 मुसाफिर और 2 ड्राइवर सवार थे, जिनमें से अब तक इमदादी कारकुनान ने 35 अफराद को निकाल लिया है। खबर रसा इदारे MTI के मुताबिक इमदादी कारकुनों ने क्रेनों के पहुंचने से कबल 24 टन वजनी बस का पिछला एक्सल उठाने की कोशिश की ताकि उसके नीचे फंसे अफराद को निकाला जा सके। बाद में पूरी बस को उठाने के लिए क्रेनें इस्तेमाल की गईं। हंगरी की एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक 10 शदीद अफराद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देकर हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मजीद 37 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। हंगरी के वज़ीर आज़म पीटर मैगियार ने हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का में होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते की बदलती हुई तस्वीराती सूरत हाल पर नई बहस छेड़ दी है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये मुआहदा मशरक़ वस्ता में अमरीका के कम होते असर व रसूख की अलामत है, और क्या इसका मकसद ईरान के मुकाबले में एक नया दिफाई बंदोबस्त तश्कील देना है, और सबसे अहम ये कि इस मुआहदे से पाकिस्तान के लिए क्या मौक़े और चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। आज के सैरबीन में आलिया नाज़की ने इन्हीं सवालात का तफसील से जायज़ा लिया है। आपने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान लेटेस्ट सिक्योरिटी मुआहदे की खबर ज़रूर सुनी होगी। आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब और उसके बाद कुवैत के साथ भी दिफाई मुआहदे साइन किए थे। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो दहाइयों से अपनी सिक्योरिटी के लिए अमरीका की तरफ देखते आए हैं, इन ममालिक में अमरीकी बेसेस हैं, ये अमरीका से असलहा ख़रीदते हैं, सऊदी अरब समेत ज़्यादातर ममालिक के अमरीका के साथ दिफाई मुआहदे हैं। ईरान पर इसराइल और अमरीका की तरफ से किए जाने वाले हमले, शुरू होने वाली जंग और ईरान के जवाबी हमलों के बाद अब ऐसा लगता है कि इस खित्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए अमरीका के अलावा और अमरीका से आगे देख रहे हैं। यानी मशरिक़ वस्ता का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमारी आंखों के सामने तब्दील होता नज़र आ रहा है। आज सैरबीन में हम इस नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही 2-3 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। क्या तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमरीका के कम होते हुए असर रसूख की अलामत है? क्या ये मुआहदा ईरान के खिलाफ है, और इसमें शामिल होने से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? जैसा कि हमने कहा, 7 अगस्त को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नामी एक ट्राइलैटरल दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे की तफसील और अहमियत पर बात करने से पहले आइए ज़रा अब तक ख़ास तौर पर इस खित्ते में अमरीकी मौजूदगी के एक्सटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वसी ओवरसीज़ मिलिट्री नेटवर्क अमरीका का है। दुनिया भर के 80 ममालिक में अमरीका की 750 से ज़्यादा फ़ौजी साइट्स और बेसेस मौजूद हैं। अगर मशरिक़ वस्ता को देखें तो ये खित्ता अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अंडर आता है। इस खित्ते में 10,000 अमरीकी फ़ौजी और अहलकार तैनात हैं और ये खित्ता अमरीकी फ़िज़ाई ऑपरेशंस, बहरी क़ुव्वत, लॉजिस्टिक्स और मिसाइल डिफेंस के गढ़ का किरदार अदा करता है। इस खित्ते में सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इराक़,
اردن، عمان اور شام میں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں. یعنی یہ خطہ اور اس میں امریکی پریزنس امریکہ کی عالمی فوجی صلاحیت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ اور انفیکٹ کئی دوسرے خطوں میں اتنا اہم ایکسٹرنل سیکیورٹی ایکٹر کیوں ہیں. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ متعدد رپورٹس کے مطابق ایران پر امریکی اور اسرائیلی جنگ کے بعد ایران کی طرف سے کی جانے والی جوابی کارروائی میں خطے میں موجود امریکی بیسز اچھی خاصی تعداد میں یا تو تباہ ہوئے یا پھر عارضی طور پر یا کسی حد تک ناقابل استعمال ہو گئے ہیں. یعنی ایران جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی کا آپریشنل استحکام شدید متاثر ہوا ہے. ایران اور ایران نواز تنظیموں کے میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں خطے میں موجود امریکہ کے 13 فوجی اڈوں میں سے کئی تقریباً ناقابل رہائش ہو گئے ہیں، جس کے بعد امریکی فوجی اہلکاروں کو ہنگامی طور پر مختلف مقامات پر منتقل کرنا پڑا ہے. ان حملوں کی وجہ سے امریکی سینٹرل کمانڈ کو خطے میں اپنی فوجی تعیناتی اور دفاعی حکمت عملی میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنا پڑ رہی ہیں. شاید اسی وجہ سے بعض مبصرین کے خیال میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ دفاعی معاہدہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ میں کمی کو ظاہر کر رہا ہے. میں نے اسی بارے میں امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرز کے استاد ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا امریکہ کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی کی ضمانت پر خلیجی ریاستوں کا اعتماد کم ہوا ہے. اگر آپ کہیں کہ کلیکٹیولی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یقیناً صحیح ہے، کیونکہ 2019 میں ایران کا ایک حملہ ہوا تھا سعودی عرب پر، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پریسیڈنٹ تھے امریکہ نے نہ تو جوابی کارروائی کی نہ ڈیفینڈ کیا. پھر 2025 میں پھر اسرائیل کا حملہ ہوا قطر کے اوپر، اور وہاں پہ نہ امریکہ کا اتنا بڑا بیس خطر، انہوں نے ان کو پروٹیکٹ بھی نہیں کیا، وچ از کوائٹ سرپرائزنگ. ٹھیک ہے، آپ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ پروٹیکٹ تو کریں، وچ مینس کہ امریکہ سلیکٹیولی پروٹیکٹ کرتا ہے. امریکنس نیو کہ اگر ہم ایران پہ حملہ کریں گے تو ہمارے گلف الائز پہ ریٹیلیٹری حملہ ہوگا. تو اٹ واز کلیئر کہ ان کی سیکیورٹی واز ناٹ کنسیڈرڈ ان دیٹ ڈیسیشن. بٹ ترکی کے پاس نیٹو کی گارنٹی ہے، اس سے بہتر کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ ٹرکی فیلز کہ اگر حملہ اسرائیل سے ہوتا ہے تو نیٹو بھی نہیں کام کرے گا. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ میسج جو آ رہا ہے گلف کنٹریز سے، کہ امریکہ ترکی اسرائیل کے لیے نہ صرف ICC انٹرنیشنل لا بٹ ہر نظام کو، ہر پرنسپل کو توڑنے کے لیے تیار ہے. تو اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے ڈکلائن ان ٹرسٹ ان امریکہ، لیکن they are not going to become America free. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ پلس ہے یہ سیکیورٹی گارنٹیز. یعنی ایک طرف ایران جنگ کے نتیجے میں خطے میں امریکی صلاحیت متاثر ہوئی ہے، تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں یہ سوچ بھی زور پکڑتی نظر آ رہی ہے کہ خطرے کی گھڑی میں امریکہ اسرائیل کے دفاع میں تو کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے عرب ممالک کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ایک ایسی جنگ کا فال آؤٹ سنبھالنے کے لیے جو انہوں نے شروع بھی نہیں کی. ایسے میں اگر خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے اب صرف امریکہ پر منحصر ہونے کی بجائے اپنے سیکیورٹی پروفائل اور آپشنز میں وسعت پیدا کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بات بھی اہم ہے کہ اس ساری پیش رفت کا پس منظر ایران جنگ ہے. ایران کی طرف سے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس معاہدے پر رد عمل کافی دلچسپ ہے. ایران کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے رکن اور ممبر پارلیمنٹ ابراہیم رضائی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ سعودیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کاغذی معاہدے سے انہیں تحفظ حاصل نہیں ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں تک امریکیوں کے ساتھ یک طرفہ تعلق سے انہیں سیکیورٹی حاصل نہیں ہوئی. وہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے معاہدے پر براہ راست تبصرہ تو نہیں کیا، لیکن ایکس پر ہی 7 اگست کو اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج نے دنیا کی سب سے مہنگی فوجی طاقت کے سامنے اپنی تیاری، صلاحیت اور قوت کا مظاہرہ کر دیا ہے. جب مسلمان متحد ہو کر کھڑے ہوں تو ہم بیرونی عناصر کی ہر سازش اور چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنے وسائل اور اپنی طاقت پر بھروسہ کریں اور حقیقی بھائی چارے کو فروغ دیں. دوسری طرف ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کہہ چکے ہیں کہ یہ معاہدہ ایران یا کسی بھی دوسرے ملک کی بطور کامن تھریٹ یعنی مشترکہ خطرے کی نشاندہی نہیں کرتا.
तो फिर कुछ सर्कल्स में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को एक एंटी ईरान मुआहदे के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, आई डोंट थिंक दिस इज़ एंटी ईरान, बिकॉज ईरान के ख़िलाफ़ तो किसी भी मुल्क के लिए अमेरिका और इजराइल इज़ ऑलवेज रेडी टू अटैक ईरान। मुझे लगता है कि ये तीनों मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि देखिए दिस इज़ एन एंटी ईरान एग्रीमेंट, और डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ कह दिया, लेकिन ये आपस में सोच रहे हैं कि दिस इज़ एंटी इजराइल। क्योंकि देखिए, वरना तुर्की को यू कांट एक्सप्लेन तुर्की। जब आप वॉल स्ट्रीट जर्नल में देखेंगे, एक दो आर्टिकल्स छपे थे विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस वॉर, जब ट्रायम्फलिज्म बहुत था वाशिंगटन में कि हम 6 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगा, टोटल सरेंडर हो जाएगा, तो ऑलरेडी आर्टिकल्स आ गए थे कि तुर्की इज़ द न्यू ईरान। ईरान ने तुर्की को बचा लिया। अगर ईरान कोलैप्स हो जाता 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, तो शायद वी माइट बी सीइंग ए वॉर अगेंस्ट तुर्की बाय इजराइल एट दिस मोमेंट, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी कमिटेड हो गया है। तो वो अमेरिका को अपने साथ लेते हुए, वेदर अमेरिका लाइक्स इट और नॉट, दे वुड हैव अटैक्ड तुर्की। तो तुर्की का परसेप्शन ऐसा है कि नेटो विल नॉट डिफेंड मी इफ इजराइल अटैक्स, सो आई नीड एन ऑल्टरनेटिव। सो दैट इज़ ए सिग्नल। जो अमेरिका में जो सीरियस सोचने वाले हैं वो बहुत परेशान हैं। बिल क्लिंटन का एक बयान आया कि ट्रंप हैज़ लॉस्ट द मिडल ईस्ट एंड ही डज नॉट इवन नो दैट। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इस मुआहदे का मकसद इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है ताकि किसी भी जारियत के खिलाफ मुअस्सर डिटरेंस पैदा की जा सके, और इसमें यह तय किया गया है कि तीनों में से किसी भी रियासत पर होने वाला मुसल्लह हमला, इन सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक ये मुआहदा तीनों रियासतों के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद फ़रोग़ देने की भी बुनियाद फराहम करता है। वैसे तो इस मुआहदे में बाहमी ताउन की ज़मानत दी गई है, लेकिन इसमें हर फरीक की जिम्मेदारियों की कोई वाज़ेह तफसील नहीं दी गई। कुछ लोग इस नए मुआहदे को नेटो की तर्ज के मुआहदे का आगाज़ भी करार दे रहे हैं। मुस्लिम नेटो की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? गल्फ इज इटसेल्फ नॉट यूनाइटेड। तो अगर इस 1-2 हफ्ते पहले हमको पता चला कि एक 14 कंट्रीज़ का मैरीटाइम डिफेंस सिस्टम सऊदी अरेबिया ने प्रिपेयर किया, जिसमें ना ओमान है ना यूएई है। यूएई इज़ मोर अलाइन विद इजराइल एंड इंडिया, ओमान इज़ लीनिंग टुवर्ड्स ईरान। तो जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उसमें भी देयर आर 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। दूसरा सवाल ये उठता है कि इजराइल के साथ जो माहदे हैं बाज़ मुल्कों के, जैसे कि इजिप्ट का है और फिर यूएई का जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, उसका क्या होगा इफ़ दे जॉइन द मुस्लिम नेटो। तो यू कांट हैव ए मुस्लिम नेटो वेयर मुस्लिम कंट्रीज़ आर अलाइन विद अदर कंट्रीज़ जिनसे आपको ख़तरा है। फॉर एग्जांपल इजराइल का तो ईरान के साथ तो दुश्मनी ही है। देखिए, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की मुख्तलिफ नौइयत की सलाहियतें और तरजीहात हैं, और तीनों की इस शराकत से तवक्कुआत भी मुख्तलिफ हैं। सऊदियों के लिए ये ऐसे खित्ते में सिक्योरिटी की एक इजाफी ज़मानत फराहम करता है जहाँ ईरान के साथ अमरीका और इसराइल की जंग ने पहले से मौजूद सिक्योरिटी निज़ाम को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान के लिए इस मुआहदे के फ़वाइद मुख्तलिफ नौइयत के हैं। आपको याद होगा कि मई 2025 में इंडिया के साथ उसकी तवील अरसे से जारी कशीदगी खुली लड़ाई में तब्दील हो गई। ऑफकोर्स उस वक्त भरपूर जंग नहीं हुई, लेकिन सऊदी अरब की मुआशी क़ुव्वत और तुर्की की फ़ौजी और सनती ताकत का पाकिस्तान के साथ होना अब पहले से कहीं ज़्यादा अहम समझा जाएगा। ये मुआहदा ऐसे वक्त में भी सामने आया है जब पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी में कहीं ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया है और जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की है, जिससे खित्ते में उसकी हैसियत में नुमाया इजाफा हुआ है। ये मुआहदा इस हैसियत को मज़ीद मजबूत करता है। जहाँ तक तुर्की का ताल्लुक़ है तो लंदन में कायम रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट रूसी के मुताबिक ये मुआहदा तुर्की की अहम दिफाई सनत के लिए मुश्तरका पैदावार, टेक्नोलॉजी में शराकत दारी, दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी और फ़ौजी ताउन और बाहमी मुताबिकत में इजाफे के मौक़े फ़राहम करता है। देखिए, वैसे तो बज़ाहिर बाहमी दिफाई मुआहदे का तस्वुर सिंपल मालूम होता है, लेकिन अमली तौर पर वो हालात जिनमें यह मुआहदा नाफिज होगा पेचीदा और गैर यकीनी दोनों हैं। मसलन अगर सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान मुकम्मल जंग दोबारा शुरू हो जाए तो क्या तुर्की यमन में सऊदी हमलों में शामिल होने का पाबंद होगा? और अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो जाए तो क्या सऊदी अरब को इंडिया के खिलाफ जंग का ऐलान करना पड़ेगा?
ہر صورتحال میں پیچیدہ حساب کتاب اور محتاط سفارتکاری درکار ہوگی اور اکثر کوشش یہی ہوگی کہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ دیکھیں، میوچول ڈیفنس اگریمنٹس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹرنس قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ایسے میں اس معاہدے سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ میں نے یہی سوال اسلام آباد میں دفاعی امور کے تجزیہ کار عمر فاروق سے پوچھا۔ پاکستان کو پولیٹیکلی تو بہت ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی بہت فائدہ ہوگا، اس حساب سے بہت فائدہ ہوگا کہ ایک بہت پاورفل کنٹری جس کے پاس بہت سے فائنینشیل ریسورسز ہیں، جس کے پاس بہت آئل ریسورسز ہیں، جو پورے ریجن کو آئل سپلائی کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ایسا دفاعی ایگریمنٹ کر رہا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک پہ حملہ ہوا تو سب پہ حملہ تصور ہوگا۔ تو دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو مڈل ایسٹ کا جو پروفائل ہے وہ بہت ریز ہو جائے گا، پاکستان مڈل ایسٹ کی پولیٹکس میں بہت زیادہ ان ہو جائے گا۔ پاکستان اب صرف سعودی عرب کو ملٹری مین پاور سپلائی نہیں کر رہا، ملٹری ایکسپرٹیز سپلائی نہیں کر رہا، سعودی عرب کا اب ملٹری پارٹنر ہے پاکستان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس کی نیٹو کی ممبرشپ بھی ہے، اس کی بہت ایڈوانسڈ ڈیفنس انڈسٹری بھی ہے، ایک بہت لارج کنونشنل آرمی بھی ہے۔ اب وہ امریکنز کتنا الاؤ کرتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ ترکی کے پاس جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ ساری کی ساری امریکن ملٹری ٹیکنالوجی ہے، لیکن ملٹری ٹیکنالوجی پوٹینشلی یہ ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، جوائنٹ پروڈکشن کی طرف جا سکتے ہیں، ویپن سسٹم شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ فوائد تو ہیں اس کے۔ اس دفاعی معاہدے کے کم سے کم 2 رکن ممالک ترکی اور پاکستان کو اسرائیل میں ایک خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسرائیل میں اس دفاعی معاہدے پر بہت غور کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حال ہی میں کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسا بوجھ ہے جسے انسانیت اب مزید نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے جواب میں اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اس بیان کو نسل کشی پر اکسانے کے مترادف قرار دیا۔ اسرائیلی میڈیا میں چھپنے والی رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں یونان، سائپرس، انڈیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ دفاعی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی برس پہلے متحدہ عرب امارات، بحرین اور موراکو نے امریکی اثر و رسوخ کے نتیجے میں بننے والے معاہدے ایبراہم اکارڈز کے تحت اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، اور اس معاہدے میں سعودی عرب اور کئی دوسرے مسلمان ممالک کی شمولیت کی توقع کی جا رہی تھی۔ لیکن ایران کے ساتھ جنگ اور اس سے پہلے غزہ پر ہونے والے حملوں نے فی الحال ایبراہم اکارڈز کے پروسیس کو روک دیا ہے۔ میں نے اسی بیک گراؤنڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور پوچھا کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے پر اسرائیل میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا اسے ایک اسرائیل مخالف اتحاد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ تینوں ہی ملک جو ہیں وہ امریکہ کے حامی ملک ہیں، تو ایسے میں امریکہ کے جو ہے امریکہ کے کنسنٹ سے ہی جو ہے یہ شاید معاہدہ ہوا ہے، اس طرح کی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، تو اس لیے اسے اسرائیل کے خلاف نہیں مانا جا رہا ہے۔ یہ نہیں مانا جا رہا ہے کہ اس سے اسرائیل کو کسی طرح کا جو ہے آگے جو ہے ملیٹریلی کسی طرح کا کوئی خطرہ اسرائیل پر آئے گا، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جہاں تک سفارتی سطح پر یا پھر تجارتی سطح پر جو ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کا اثر اسرائیل پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر ماضی میں دیکھیں تو دنیا میں کئی فوجی اور دفاعی اتحاد بنے اور ختم ہوئے، لیکن ایسا کم ہی ہوا کہ اتحاد میں شامل ممالک کسی ایک رکن کی جنگ میں براہ راست اپنی فوج کے ذریعے شامل ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پر 1954 میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سیٹو نامی اتحاد بنا، جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ لیکن 60 کی دہائی میں جب امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ وہ ویتنام جنگ میں اپنی فوج بھیجے تو پاکستان نے سیٹو معاہدے کا حصہ ہونے کے باوجود انکار کر دیا۔ اس کے بعد 1971 میں انڈیا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کے لیے امریکی بحری بیڑا نہیں آیا۔ ابھی حال ہی میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کی مثال بھی سامنے ہے، جس کے رکن ممالک نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایران سعودی عرب میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرے تو اس معاہدے کے تحت پاکستان ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے؟ یا انڈیا کے ساتھ جنگ میں کیا ترکی اور سعودی عرب کھل کر پاکستان کی مدد کو آئیں گے؟ دیکھیں، آپ 7 مئی 2025 والا جو کانفلکٹ ہے اس کے بعد آپ سعودی عرب کے اور ترکی کے ریسپانسز دیکھ لیں۔ ترکی کا ریسپانس یہ، ترکی از آر ملٹری سپلائر، پاکستان کا ملٹری سپلائر ہے،
اس نے ملٹری سپلائز نہیں روکی, اس نے ملٹری سپلائز جاری رکھی. 7 مئی کو جو اٹیک ہوا انڈیا کا, اس کے بعد سعودی عرب نے کا رسپانس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سعودی عرب نے اپنے ڈپٹی فارن منسٹر جو ہیں, 7 مئی کو اٹیک ہوتا ہے, 8 مئی کو ڈپٹی فارن منسٹر سعودی عرب کے وہ دہلی کا دورہ کرتے ہیں, اور 9 مئی کو وہ پاکستان آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے انڈیا سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے. اسی طرح جب 40 دن کی امریکہ کی اور ایران کی جو لڑائی ہوئی ہے, اس میں ایران اٹیک کرتا رہا ہے, میزل اٹیکس کرتا رہا ہے, ڈرون اٹیکس کرتا رہا ہے سعودی عرب پہ, لیکن پاکستان نے ڈپلومیٹکلی مینیج کیا ہے ایران کی تھریٹ کو سعودی عرب کے لیے. اور میری اطلاعات کے مطابق سعودیز اس سے خوش تھے, نہ خوش نہیں تھے. یہ جو ترکی, پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے, اٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, اور اس کے ملٹری سٹرکچر بننا اور اس کے ملٹری آرگنائزیشن بننا میرا خیال ہے بہت دور کی بات ہے. دیکھیں, حقیقت تو یہ ہے کہ مکہ معاہدے کے باوجود امریکہ مشرق وسطیٰ سے غائب نہیں ہو رہا. خطے میں اس کے انٹیلیجنس روابط, فوجی طاقت, ٹیکنالوجی اور معاشی اثر و رسوخ بدستور غیر معمولی طور پر مضبوط رہیں گے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ایران جنگ نے امریکن سپریمیسی یعنی امریکی بالادستی کی حدود ضرور واضح کر دی ہیں. خطے کے ممالک پر یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی اور سلامتی کا انتظام خود کرنا ہوگا. کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ دیگر خلیجی ممالک کو بھی اپنی سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ گزشتہ علاقائی نظام میں امریکہ کی جانب سے فراہم کیے جانے والے فوجی تحفظ کے بغیر کوئی بھی ملک اکیلے اتنی فوجی قوت پیدا نہیں کر سکتا کہ کسی بیرونی خطرے یا کسی بڑی علاقائی طاقت کے مقابلے میں اپنی سلامتی یقینی بنا سکے. دیکھنا یہ ہے کہ مزید کتنے ممالک اس معاہدے میں شامل ہوتے ہیں, یا مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان, ترکی اور سعودی عرب تک ہی محدود رہے گا. انڈیا کے یوم آزادی پر اس بار لال قلعے کی تقریب میں ایک اہم تبدیلی دیکھنے میں آئی, جہاں پہلی مرتبہ وندے ماترم کے تمام 6 بند قومی ترانے جن گن من سے پہلے پیش کیے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ وندے ماترم کے صرف پہلے 2 بند ہی سرکاری تقریبات میں کیوں گائے جاتے تھے؟ باقی 4 بندوں میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ان پر طویل عرصے تک اختلاف رہا؟ اور اب بھارتیہ جنتا پارٹی مکمل وندے ماترم پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے؟ نئے پروٹوکول میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ جانتے ہیں نائلہ خواجہ سے. دلی کے لال قلعے پر ہمیشہ کی طرح 15 اگست کو انڈیا کے یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی, لیکن ایک اہم فرق کے ساتھ. ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ تقریب میں انڈیا کا قومی گیت وندے ماترم گایا گیا, وہ بھی پورا اور قومی ترانے سے پہلے. آپ شاید سوچیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے, قومی گیت گایا جائے گا تو پورا ہی گایا جائے گا. لیکن جواب تھوڑا سیاست میں الجھا ہوا ہے اور تھوڑا مذہبی عقائد میں بھی. اب تک سرکاری تقریبات میں وندے ماترم کے صرف پہلے 2 بند ہی گائے جاتے تھے, لیکن باقی 4 بند کیوں نہیں؟ ان میں ایسا کیا ہے؟ وندے ماترم مشہور بنگالی شاعر بنکم چندر چٹوپادھیائے نے لکھا تھا. بعد میں یہ ان کے ناول آنند مٹھ کا حصہ بنا. ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے دوران یہ گیت برٹش حکومت کے خلاف ایک اہم نعرہ اور مزاحمت کی پہچان بن گیا. 1896 میں رابندر ناتھ ٹیگور نے اسے پہلی بار کانگریس کے کلکتہ اجلاس میں گایا, اور ہندوستان کی آزادی کے بعد 1950 میں وندے ماترم کو قومی گیت یعنی نیشنل سانگ کا درجہ دیا گیا, اور جن گن من کو قومی ترانے یعنی نیشنل اینتھم کا. لیکن اس گیت میں آخر ہے کیا؟ وندے ماترم کا مطلب ہے اے مادر وطن میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں. اس کے پہلے 2 بند ہندوستان کی زمین, ندیوں, کھیتوں اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں.
लेकिन बाद के बंदों में वतन को हिंदू देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पेश किया गया है। इसी मजहबी पहलू की वजह से कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने पूरे गीत को गाने पर एतराज किया। 1937 में इस बात पर कांग्रेस के अंदर भी बहस हुई। उस वक्त कांग्रेस ने रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी राय मांगी। टैगोर ने कहा कि पूरे गीत को उसके मजमूई कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए तो उसमें ऐसे पहलू हैं जो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन टैगोर का मानना ये भी था कि पहले दो बंद अपनी एक अलग हैसियत बना चुके हैं और उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी कौम या मजहब को ठेस पहुंचाए। इस पस मंजर में ये फैसला हुआ कि सरकारी तकरीबात में सिर्फ पहले दो बंद ही गाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे वंदे मातरम को हुब्बुल वतनी से जोड़कर पेश करती है। उसके लिए पहले दो बंद काफी नहीं है। नरेंद्र मोदी की कयादत वाली बीजेपी की हुकूमत ने हाल ही में एक नया कानून बनाया और होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसके तहत सरकारी तकरीबात में पूरा गीत गाना लाजमी बनाया गया। उनका मौकिफ है कि सिर्फ पहले दो बंद गाना एक तारीखी गलती थी और ये फैसला एक खास वोट बैंक को खुश रखने के लिए किया गया था और ये कि पूरा गीत अपनाकर ही इस तारीखी गलती और इससे होने वाले नुकसान को दुरुस्त किया जा सकता है और इस फैसले से कौमी जज्बे को फरोग मिलेगा। अब सरकारी तकरीबात में वंदे मातरम का पूरा वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा, सभी 6 बंद, और अगर कौमी गीत और तराना दोनों गाने हों तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। और इस बार यौम आज़ादी के जश्न में इसी प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की है। जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है, उसमें उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? It will hurt the sentiments of people of different faiths, and by this bill the government is trying to further polarize the country and to divide it. इस गीत के लिए का जितना सम्मान हो वो कम है, पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन बिना चर्चा के और एक राजनीतिक गलत नीयत से इस तरह के हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन के यादगारों का प्रयोग करा जाना उन लोगों द्वारा जो राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में उस समय जिन्होंने दूरी बनाना किन कारणों से ठीक उचित समझा, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये देश के लोगों को हजम नहीं हो रही बात। कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि सबको पूरा गाना गाने पर मजबूर करना इंडिया के सेकुलर मिजाज के खिलाफ था। मुस्लिम रहनुमाओं का मौकिफ है कि पूरा गीत गाने से इनकार करने को देशभक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। एक अहम बात यह है कि प्रोटोकॉल लोगों को एहतराम के साथ खड़े रहने के लिए कहता है, लेकिन हर शख्स के लिए गीत गाना लाजमी नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर गीत की परफॉर्मेंस में रुकावट पैदा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में ख़वातीन को वसी पैमाने पर पाबंदियों का सामना है। इसके बावजूद ख़वातीन पुलिस एहलकारों का एक छोटा सा गिरोह अब भी वो फ़राइज़ अंजाम दे रहा है जो अक्सर उनके मर्द साथी अंजाम नहीं दे सकते। इन्हीं में लैला हुसैनी भी शामिल हैं जो एक तजर्बाकार पुलिस कमांडर हैं और ख़वातीन पुलिस एहलकारों की एक टीम की क़यादत कर रही हैं। BBC अफ़गान के यमा बारेज़ को उनकी दुनिया तक रसाई हासिल हुई जहाँ उन्होंने तालिबान हुकूमत के तहत खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन के लिए पुलिसिंग ताकत और अख्तियार की हकीकतों को करीब से देखा। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में लैला हुसैनी 50 खवातीन पुलिस एहलकारों की एक टीम की सरबराही करती हैं। वो 5 बच्चों की माँ हैं और उन्होंने कई दिहाइयाँ पुलिस फोर्स में खिदमात अंजाम देते हुए गुजारी। मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में काम किया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़राइज़ अंजाम दिए। आज उन्हें एक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए बुलाया गया है जिस पर मर्द पुलिस एहलकार अमल दरामद नहीं करवा सके। हमारी वहाँ इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि अगर ख़वातीन एहतजाज या हंगामा करें तो हमारी मौजूदगी ज़रूरी हो जाती है। कर्ज की अदायगी के लिए अदालत की जानिब से मकान फ़रोख्त करने का हुक्म दिए जाने के बावजूद घर के मकीन वहाँ से जाने पर आमादा नहीं हुए। इब्तिदा में मर्द एहलकारों ने उन्हें निकालने की कोशिश की। ख़वातीन बाहर आईं और हमारे सामने आकर खड़ी हो गईं। मैंने एहलकारों से कहा कि फ़िलहाल इन्हें छोड़ दें और अगले रोज़ ख़वातीन पुलिस एहलकारों के साथ वापस आईं। यह ऑपरेशन लैला के फ़राइज़ का महज एक हिस्सा है। वो गुज़श्ता कई दिहाइयों से अफ़गानिस्तान में कानून नाफिज करने के शोबे में खिदमात अंजाम दे रही हैं।
میں ڈاکٹر نجیب اللہ کے دور حکومت سے خدمات انجام دے رہی ہوں. میں 10 سال ہرات میں قندھار میں ایک دفتر کی سربراہ رہی، جبکہ پکتیا، پکتیکا، خوست اور لوگر میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. ان کی ٹیم خواتین سے متعلق مختلف کیسز دیکھتی ہے، جن میں گھریلو تشدد کے واقعات سے لے کر وراثتی تنازعات شامل ہیں. عدالتی حکم نامہ ساتھ لیے لیلا اور ان کی ٹیم مکان خالی کرانے کے لیے موقع پر پہنچتی ہیں. When to enforce the eviction. ہمیں گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی اندر فلم بندی کرنے دی گئی. ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. تقریباً 1 گھنٹے بعد لیلا زخمی ہاتھ کے ساتھ باہر آتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مزاحمت کا سامنا کرنا ان کے پیشے کا حصہ ہے. گرفتاری کے دوران یا ہتھکڑیاں لگاتے وقت بعض اوقات خواتین ہم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں. وہ ہمیں تھپڑ مارتی ہیں، کاٹ لیتی ہیں اور ہمیں زخمی بھی کر دیتی ہیں. بالآخر خاندان مکان خالی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا. تاہم ڈیوٹی کے دوران خطرناک حالات کا سامنا لیلا کے لیے کوئی نئی بات نہیں. میں ایک مشتبہ شخص کی تلاش میں ایک کمرے میں داخل ہوئی. وہاں میری نظر بستر کے نیچے رکھے کملوں پر پڑی اور مجھے کسی کے پاؤں کی انگلیاں نظر آئیں. جب وہ باہر نکلا تو اس نے مجھے ماتھے پر مارا اور دروازے کی طرف دوڑا. میں نے اپنی پستول نکالی اور اسے رکنے کا حکم دیا. وہ رک گیا، جس کے بعد میں نے اسے ہتھکڑی لگا دی. لیلا تقریباً 40 برس سے اس شعبے سے وابستہ ہیں. وہ کارروائیوں کی قیادت کرتی ہیں، اہلکاروں کی نگرانی کرتی ہیں اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرواتی ہیں. لیکن کیا اہم فیصلوں میں ان کی رائے لی جاتی ہے؟ نہیں، اس کا فیصلہ اعلیٰ قیادت کرتی ہے. لیلا مختلف افغان حکومتوں کے اداروں میں خدمات انجام دے چکی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ آج کے کام کے ماحول کا ماضی سے موازنہ کیسے کرتی ہیں تو وہ جواب دینے سے پہلے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں. فرق تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی تفصیلات مجھ سے مت پوچھیں. افغانستان میں مقامی روایات کے باعث اکثر خواتین سے براہ راست رابطہ اور ان سے متعلق معاملات سے صرف خواتین پولیس اہلکار ہی نمٹ سکتی ہیں. تاہم لیلا کا کہنا ہے کہ خواتین پولیس افسران کی تعداد ضرورت سے کہیں زیادہ کم ہے. یہاں خواتین پولیس اہلکاروں کی تعداد 50 ہے، لیکن یہ تعداد کافی نہیں. جب ہم کسی مشتبہ خاتون کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو بعض اوقات 2 خواتین اہلکاروں کو 4 خواتین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار وہ ہم پر حملہ بھی کر دیتی ہیں. اگر 4 مشتبہ خواتین ہوں تو مثال کے طور پر اس سے نمٹنے کے لیے کم از کم 6 خواتین پولیس اہلکار ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ 4 مشتبہ خواتین کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 1 یا 2 اہلکار ہی موجود ہوتی ہیں. طالبان کی واپسی سے قبل صرف مزار شریف میں ہی 150 سے زائد خواتین پولیس اہلکار خدمات انجام دے رہی تھیں. آج پورے صوبے میں ان کی تعداد کم ہو کر صرف 50 رہ گئی ہے. کچھ خواتین اس شعبے میں آنے میں دلچسپی رکھتی ہیں، لیکن ان کے خاندان انہیں اجازت نہیں دیتے. اس کے علاوہ نئی بھرتیوں کے لیے اسامیاں بھی کافی نہیں ہیں. لیلا کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ان کے کام کو سراہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ موجودہ نظام میں خدمات انجام دینے پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ صوبے میں پولیس کی ذمہ داریاں نبھانے والی چند خواتین میں شامل ہیں جو خواتین سے متعلق مقدمات پر کام کرتی ہیں اور ایسی کارروائیوں کی قیادت کرتی ہیں جنہیں مرد اہلکار تنہا انجام نہیں دے سکتے. وردی میں کئی دہائیاں گزارنے کے باوجود لیلا آج بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. تاہم نئی بھرتیوں کی کمی اور لڑکیوں کے لیے محدود مواقعوں کے باعث یہ سوال برقرار ہے کہ مستقبل میں ان کی جگہ کون لے گا. بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو شکست دے کر ٹیسٹ کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کی ہے. ڈارون میں کھیلے گئے میچ میں 9 وکٹوں سے فتح بنگلہ دیش کی آسٹریلیا میں پہلی ٹیسٹ جیت ہے، جو کہ اسے 23 سال بعد پہلی بار آسٹریلیا میں کھیلتے ہوئے حاصل ہوئی ہے. خیال رہے کہ 9 سال پہلے بنگلہ دیش نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر بھی آسٹریلیا کو ایک ٹیسٹ میں شکست دی تھی، لیکن ڈارون ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پہلے روز سے ہی میچ پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور عالمی نمبر 1 ٹیم آسٹریلیا کو کسی بھی لمحے میچ میں واپسی کا موقع نہ دیا. میچ کے چوتھے روز آسٹریلیا کی ٹیم دوسری اننگز میں 284 رنز پر آؤٹ ہوئی، جس کے بعد بنگلہ دیش نے 1 وکٹ کے نقصان پر 57 رنز کا ہدف حاصل کر لیا. اس میچ کے بہترین کھلاڑی حسن محمود قرار پائے، جنہوں نے اس میچ میں مجموعی طور پر 9 وکٹیں حاصل کیں. انہوں نے پہلی اننگز میں 55 رنز دے کر 6 آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا، جو کہ ان کی کیریئر کی بہترین پرفارمنس ہے. ویسے تو ICC ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا پہلے
6 नंबर पर और बांग्लादेश की 9वें नंबर की टीमें हैं, मगर डार्विन टेस्ट में सूरत हाल यकसर उलट दिखाई दी। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम 198 पर ऑल आउट हुई, जिसमें स्टीव स्मिथ के 31 रन शामिल थे। हसन महमूद ने इस इनिंग्स में 6 विकेटें बटोरी। बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए, जिस दौरान तनजीद हसन ने सेंचुरी भी बनाई। इस इनिंग्स में कप्तान नजमुल हुसैन शांतु के 84 रन और मेहदी हसन मिराज के 65 रन भी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फास्ट बॉलर जोस हैजलवुड ने 6 विकेटें हासिल की। अपनी दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से बरतरी हासिल कर सका। कैमरॉन ग्रीन ने सेंचुरी बनाई, जिसके अलावा कोई भी बैटर मुतासिर कुन खेल पेश न कर सका। मेहदी हसन मिराज ने 5 जबकि हसन महमूद ने इस इनिंग्स में 3 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बआसानी 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन का हदफ हासिल कर लिया। ये जीत बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा है, खासतौर पर ऐसे साल में जब उसने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं की। तहम मार्च से अब तक टीम ने नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जिनका नुक्ता अरूज ये बड़ी टेस्ट फतेह है। इस जीत को इतना नाकाबिल यकीन बनाने वाली एक और बात मैच से पहले बांग्लादेश की फॉर्म है। सिर्फ एक हफ्ता कबल बांग्लादेश की टीम CA11 के खिलाफ वार्म अप मैच में 54 रन पर आउट हो गई थी। टेस्ट सीरीज में जख्मी नहीद राना की अदम मौजूदगी के बारे में जोर शोर से बातें भी हो रही थी, जबकि बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप कमजोर होने के दावे भी किए जा रहे थे। तब बांग्लादेश ने तवक्कुआत के बरक्स उम्दा खेल पेश किया, जबकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 5 कैच भी ड्रॉप किए। इस फतह पर बांग्लादेशी टीम को काफी दाद मिल रही है। बांग्लादेश के वजीर आजम ने भी वीडियो कॉल पर टीम को मुबारकबाद दी है। Again, comments. Everything okay? আচ্ছা হ্যাঁ আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। देखलाम न्यूज़े। एक्सीलेंट वंडरफुल। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। अरब लीग ने लेबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों की मजम्मत करते हुए गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हमलों को ख़तरनाक कशीदगी करार दिया है। इन हमलों में 11 अफराद हलाक हुए थे। अरब लीग के मुताबिक ये सूरत हाल जंग बंदी की कोशिशों और किसी हल तक पहुँचने की कोशिशों को मुतासर कर सकती है। अरब लीग के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल की पॉलिसियाँ और इक़दामात वाज़े तौर पर ज़ाहिर करते हैं कि काबिज़ कुव्वत तनाज़ा को तूल देना, मुज़ाकरात में रुकावट डालना और ज़मीनी हक़ाइक़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करना चाहती है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ने खबरदार किया कि ये तनाज़ा मज़ीद इलाकों तक फैल सकता है। हमास के ज़राए के मुताबिक तंजीम के सियासी रहनुमा और चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हय्या गज़ा की सूरत हाल पर मिस्री हुकाम से मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गए हैं। खलील अल हय्या इतवार की सुबह मिस्र की इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह हसन रिशाद से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि जुलाई के अवाखिर में हमास की क़यादत संभालने के बाद ये उनका मिस्र का पहला दौरा है। खलील अल हय्या का ये दौरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के खित्ते के मतवक्का दौरे से कबल हो रहा है। जैरेड कुशनर आइंदा हफ्ते इसराइल और मिस्र का दौरा करेंगे, जहां वो गजा से मुतल्लक एक मंसूबे पर इख्तलाफात कम करने की कोशिश करेंगे। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू इस मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान का दौरा दिल्ली फ़िलहाल मनसूख कर दिया गया है। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि सफ़र के लिए साज़गार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान AKM शाहिद अल करीम ने इतवार की सपहर ढाका में वज़ारत ख़ारजा में मुनाक़दा एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये ऐलान किया है। इससे कबल इंडियन मीडिया ने इशारा दिया था कि तारिक रहमान अगले हफ्ते के वस्त में 2 रोज़ा दौरे पर इंडिया आ सकते हैं।